हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है हमने एक अदर टेक्नोलॉजी से देखा था कि हम ऐसा करें कि आपको पूरा अच्छे तरीके से उसके नोट्स बनवाए जाएं, तो वही तरीका इस भी वीडियो में रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि 16 क्वेश्चन हमारे होंगे और हम 16 क्वेश्चन के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और प्रीवियस पार्ट में यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये तो हो गए थे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हम 16 ही क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को सभी आयामों से कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हो जाएगा हमारे चैप्टर का दी एंड, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ताकि हम इस चैप्टर को कनेक्ट कर पाए हमारी पिछली क्लास से। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है, कि देश के अंदर ही उत्पादन होता है और फिर हम देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं को बाहर बेचने जाते हैं, ठीक है। तो ये था अंतर्देशीय उत्पादन। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई, यानी एक कंपनी भारत में भी कर रही है, एक कंपनी चाइना में भी कर रही है, एक कंपनी यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगह पर कर रही है एक ही कंपनी। यानी अलग अलग देशों में एक ही कंपनी बहुत सारे देशों में जब उत्पादन करने लग जाती है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अब उसके बाद हमने देखा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो स्थानीय कंपनियों के साथ कैसे मिलकर काम करते हैं, यानी उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है। और फिर हमने देखा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्वेश्चन नंबर 4 जो था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमारी यहाँ की स्थानीय कंपनियां होती है उन्हें क्या लाभ मिलता है। तो स्थानीय कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, स्थानीय कंपनी के ऊपर कोई पैसा लगाने वाला यानी निवेशक उनको मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब बारी है किसकी, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार की। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बताइए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है विदेशी व्यापार का। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई 2 देश है, मान लीजिए ये कोई 2 देश है। अब क्या होता है कि ये देश, पहला देश किसी चीज का उत्पादन करता है, ठीक है। अब इस 4 चीज़ों का उत्पादन किया तो 2 चीज़ें तो इसके देश में ही बिक गई। अब 2 चीज़ें बच गई तो 2 चीज़ों को ये कहाँ बेचेगा, दूसरे देश में जाकर बेच देगा। तो ये तो हुआ विदेशी व्यापार। समझ आया क्या हुआ विदेशी व्यापार का मतलब, कि एक देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में जाकर बेचा, उत्पादित यहाँ पर हुई और बेचा कहीं और ले जाकर, ठीक है, शिप में डालकर ले गए, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि भारी वायुयान होते हैं उनमें डालकर ले गए और विदेश में जाकर बेच दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। अब बात आती है कि विदेशी निवेश किसको कहेंगे। तो विदेशी निवेश का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए एक कंपनी थी जो इस देश में कुछ उत्पादन कर रही थी, ठीक है। अब ये कंपनी चाहती है कि इसका उत्पादन और ज़्यादा हो, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर कोई छोटी कंपनी देखेगी, यहाँ पर कोई छोटी कंपनी देखेगी। अब इस छोटी कंपनी को कहेगी कि हम दोनों मिल जाते हैं, साथ में तो उत्पादन ज़्यादा, साथ में लाभ ज़्यादा। इसको क्या फ़ायदा होगा, इसको ये फ़ायदा होगा कि कोई पैसा लगाने वाला आ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, छोटी सी कंपनी बड़ी हो जाएगी। और इस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इस कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग देशों में बढ़ जाएगी, ठीक है। कि भाई यहाँ पर उत्पादन अगर शुरू हुआ तो आधा लाभ इसका और आधा लाभ इसका, तो इसका भी लाभ हुआ, उसका भी लाभ हुआ। तो ये होता है विदेशी निवेश, यानी एक देश का जो व्यक्ति है वो दूसरे देश की कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, पैसे लगाता है, तो ये होता है विदेशी निवेश। तो दोनों के एग्जाम्पल समझ आ गए। अब देख लीजिए इनकी परिभाषा। 2 या 2 से अधिक देशों में, 2 या 2 से अधिक देशों में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ही विदेशी व्यापार कहलाता है। एक देश में उत्पादित हुई वो दूसरे में बेच दी, उस देश में उत्पादित हुई वो यहाँ पर बेची गई। किसी देश के अंदर खाद्यान्न वस्तुएं ज़्यादा होती हैं तो वो दूसरे को दे देता है, किसी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है वो दूसरे को दे देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि अभी जो है हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो हमने ऑक्सीजन जो है कहाँ से मंगवाई, हमने विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाई थी, ठीक है।
तो यह एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है विदेशी व्यापार का। उसके बाद है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब क्या है? किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो अपना पैसा किसी दूसरे देश के अंदर फैक्ट्री स्थापित करने में लगा रही है। निवेश का मतलब ये नहीं होता है कि हम जाकर उसको पैसा दे रहे हैं कि जाओ ऐश करो, नहीं, हम उसको पैसा देते हैं कि आप कमाओ और कमा के हमें वापस दो। ठीक है, हम यानी इस कंपनी को पैसा दे रहे हैं कि आप भी कमाओ, हमें भी और कमा के दो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी को पैसा क्यों दोगे? आप किसी कंपनी को पैसा तभी दोगे जब आपको लाभ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लाभ आता हुआ दिखाई देगा तभी हम उसको पैसे देंगे, और इसी को बोला जाता है विदेशी निवेश। ठीक है, तो विदेशी व्यापार समझ आया, विदेशी निवेश समझ आया, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो लो भाई, ये 5th क्वेश्चन हो गया डन हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है कि जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ, जैसे हमारा भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद, क्या हुआ? भारत ने विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि भारत ने कहा कि हम विदेशी व्यापार नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि विदेशी व्यापार तो एक अच्छी चीज है, विदेशी व्यापार तो एक अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है? कि मान लीजिए विदेशी व्यापार तो एक अच्छी चीज़ है। कैसे अच्छी चीज़ है? कि मान लीजिए हमारे देश में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो हम दूसरे देश से मंगवा लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमें सस्ती भी मिलेंगी, लाभदायक भी मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है विदेशी व्यापार के अंदर? कि हमारे यहाँ उत्पादित माल हम दूसरे देशों में बेच कर आएंगे तो हमें लाभ भी मिलेगा। तो फिर विदेशी व्यापार पर जैसे हम स्वतंत्र हुए तो वैसे ही कुछ प्रतिबंध थोप दिए गए कि अब भारत में विदेशी कंपनी नहीं आ सकेगी। वो क्यों नहीं आ सकेगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें एक जोर का झटका इंग्लैंड की कंपनी दे चुकी थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई? विदेशी व्यापार करने आई, व्यापार करने आई और हमें क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। अब सिंपल सी बात है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। बस वही बात भारत के साथ हो गई कि देखिए 1947 में हम होते हैं आज़ाद, 1947 में हम आज़ाद हो गए। ठीक है, अब हमें ज़रूरत थी कि हमारे देश के जो उत्पादक हैं, हमारे देश में जो फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, उनके जो उत्पादक हैं वो अपना उत्पादन करें, हमारे देश के अंदर फैक्ट्रियां स्थापित हो। ऐसे में अगर विदेशी कंपनियां आकर सामान बेचने लग जाती और क्या पता कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी आके हमें दोबारा गुलाम बना लेती, इस डर से हमने क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि सिंपल सी बात है, अगर कोई विदेशी कंपनी आकर अपना सामान यहाँ पर बेचेंगी तो सस्ता बेचेंगी, और हमारे यहाँ के जो उत्पादक जो अभी बन रहे हैं, हमारे यहाँ की फैक्ट्रियों के उत्पादक जो अभी उत्पादन कर रहे हैं, वो वैसे के वैसे मतलब उनका काम फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप ये लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि सिंपल सी बात है कि उत्पादक जो थे, हमारे भारत के उत्पादक जो थे, उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे कि भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन जब होगा तो वो सस्ता बेचेंगे, हम महंगा बेचेंगे, हमारा वाला क्यों खरीदा जाएगा? अब विदेशी आ ही नहीं सकेंगे तो जो है वही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए क्या किया गया कि व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए गए। क्योंकि 1950 से 1960 का जो दशक था उसमें भारतीय उद्योग उत्पन्न हो रहे थे। हमारे जो उद्योग है वो तो अभी उत्पन्न ही हो रहे थे। देखिएगा 1950 से 60 का जो साल था ना, मतलब दशक था, 10 साल जो थे उनमें तो भारत में उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे। ठीक है, उस समय ये जो आज बड़ी बड़ी कंपनी है उस समय तो ये लग रही थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या था, उनको बचाना जरूरी था ताकि वो कैसे भी करके
करके खुद अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 1950 से 60 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा से इन उद्योगों को बचाने के लिए, आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय उत्पादकों को आयात प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, ठीक है, यानी आयात से बचाने के लिए लोग आयात ना करें, हमारे देश में जो उत्पादित हो रहा है उस सामान को खरीदे, इसके लिए हमने स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार प्रतिबंध लगा दिए गए विदेशी व्यापार के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, सिंपल सी चीज़ थी। तो ये था हमारा छठा प्रश्न कि जैसे ही आज़ाद हुए तो वैसे ही भारत सरकार ने क्या कह दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी किसी भी कंपनी को कम से कम 10 सालों के लिए तो घुसने नहीं देंगे। ठीक है, अब ये जो प्रतिबंध लगा दिए गए, कैसे लगाए गए, प्रतिबंध कैसे लगा दिए गए, गेट बंद कर दिए गए क्या कि भारत में नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कुछ अवरोधक होते हैं व्यापार के अंदर कुछ अवरोधक होते हैं, वो हमने बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए? तो सबसे पहले ये समझिएगा कि व्यापार में अवरोधक क्या होते हैं, फिर इसके हम थ्योरी भी जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर अब बारी है कि हम समझें कि व्यापार अवरोधक क्या होते हैं। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए हमें कोई वस्तु नहीं खरीदनी, तो हम क्या करते हैं, हम नखरे करने लग जाते हैं। तो वही बस जो नखरे हैं ना सरकारों के, वही होते हैं व्यापार अवरोधक। ठीक है, अब देखिएगा सरकार क्या करती है कि विदेश से कोई वस्तु आ रही है हमारे यहाँ और सस्ती बिक रही है, अब उसको रोका कैसे जाए? अब उसको ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि हमारे देश में आकर बेचिए मत, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भविष्य में मान लीजिए हमें कोई सामान उनके देश में जाकर बेचना पड़ा तो फिर हम कैसे बेचेंगे? तो इसलिए सरकार डायरेक्ट उनको ये नहीं कहती कि आप नहीं आइए, बल्कि इनडायरेक्टली कहती है। कैसे कहती है? देखिएगा कि मान लीजिए ये है हमारा भारत देश, ठीक है, ये हमारा भारत देश है और कोई विदेशी कंपनी है, विदेश से कोई सामान बेचने आ रहा है, तो सरकार क्या करेगी? सबसे पहले इस पर सीमा शुल्क लगा देगी। क्या लगाएगी? सीमा शुल्क, यानी बॉर्डर क्रॉस करने का टैक्स लगा देगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लगा? सीमा शुल्क। सबसे पहले क्या लगेगा? सीमा शुल्क लगेगा। ठीक है, अब देखिए सीमा शुल्क उस पर लग गया, मतलब एक्स्ट्रा पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कंपनी एक पार्सल लेकर आ रही थी भारत में बेचने के लिए, मान लीजिए मोबाइल फोन, बहुत सारे मोबाइल फोन चाइना के बिकने आ रहे थे, तो चाइना को सबसे पहले कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये भारत के अंदर एंटर हुए तो भारत सरकार पकड़ेगी इनको कि सबसे पहले आयात शुल्क जो है हमें दीजिए, क्योंकि आप हमारे देश में आकर आयात कर रहे हैं। तो उसके बाद इनको क्या देना पड़ेगा? आयात शुल्क, आयात शुल्क। ठीक है, उसके बाद उनको आयात शुल्क देना पड़ा और उसके बाद नेक्स्ट जो है एक और शुल्क जो डायरेक्ट लगता है, कौन सा? जीएसटी वगैरह, वो टैक्स भी इनको देने पड़ेंगे। यानी अब देखिए इतने सारे टैक्स इनको देने पड़ रहे हैं, सीमा शुल्क, आयात शुल्क और उसके बाद जो जीएसटी है, जीएसटी आप कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स यानी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो तो नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। जो कौन है? प्रोडक्ट टैक्स किसको जा रहा है? सरकार को जा रहा है, इनकी सरकार को जा रहा है। ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी बिस्किट का पैकेट भी बनता है ना, तो उसमें भी सरकार का टैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ की सरकार की का भी तो कुछ ना कुछ टैक्स होगा, उसको हम प्रोडक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की सरकार कुछ टैक्स ले रही कंपनी से। अब भारत की सीमा शुल्क भी एक टैक्स है। ठीक है, अंदर आके आप बेच रहे हो, आयात शुल्क, वो भी एक टैक्स है। ठीक है, और व्यापार कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार का भी एक टैक्स लगाया जा सकता है। तो अब इतने सारे टैक्स जब इस पर ऐड होंगे तो कंपनी अपने हिस्से में से तो डालेगी नहीं, कंपनी किससे लेगी? हमसे लेगी। हमसे लेगी तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा, और महंगा हो जाएगा इसका मतलब कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि हम उस पर टैक्स थोप देते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स थोप देते हैं। इससे क्या हो जाता है? वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, हमारी बराबरी का हो जाता है या हमसे भी महंगा हो जाता है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही हमने कब किया था? ऐसा ही हम आज़ादी के बाद कर रहे थे। यानी हमने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए कि विदेश वाले अगर बेचने आते हैं तो उनका सामान हमें महंगा लगेगा, और महंगा लगेगा तो हमारे देश के उत्पादकों का जो सामान है वो
खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये डाउट मत मान लेना कि हमने पूरा ही आयात बंद कर दिया, नहीं, कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास थी ही नहीं, मतलब जो भारत में उस समय उत्पादित नहीं हो रही थी। अब उत्पादित नहीं हो रही थी तो हमारी मजबूरी थी बाहर से मंगाना, यानी उस समय भी कुछ ना कुछ चीज़ों का आयात होता था। और कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए मशीनरी हो गई, उर्वरक हो गए, पेट्रोलियम हो गया, तो उनका उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता था, तो उनका हम आयात उस समय भी कर रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन में आप लिख भी सकते हो, जो छठा क्वेश्चन है उसमें आप लिख भी सकते हो कि भारत में केवल ज़रूरी वस्तुओं या आवश्यक वस्तुओं का ही जो है आयात हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हो गई, उर्वरक हो गए, और आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो हो गए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, व्यापार अवरोधकों का मतलब आप समझ गए क्या होता है कि विदेशों से होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। व्यापार के सामने एक बाधा आ गई, अवरोध आ गया, ठीक है, ऑब्स्टेकल आ गया, अवरोध आ गया, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अब है कि सरकारें व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किस लिए करती है, तो अब इस चीज को समझिएगा कि जब सरकार को आयात नहीं कराना, यानी आयात को कम करना है, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स थोप देगी। ज्यादा से ज्यादा कौन सा टैक्स, ध्यान दीजिएगा, जो आयात पर लगने वाला टैक्स है, आयात पर लगने वाला जो कर है उसको ज्यादा से ज्यादा थोपेगी और इससे आयात कम हो जाएगा। और अगर आयात बढ़ाना है तो इन टैक्स को हटा लेगी और क्या हो जाएगी, विदेशी सामान हमें सस्ता मिलेगा और विदेशी सामान आना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सरकारें व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किस लिए करती हैं बच्चों, सिंपल सी बात हो गई कि सरकार इन अवरोधकों का प्रयोग विदेशी व्यापार में या तो वृद्धि करने या तो कटौती करने में, और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए ये निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं, यानी देश को कंट्रोल करने के लिए कर सकती हैं। कहीं ऐसे ना हो कि विदेशों से आता रहे, हमारे यहाँ वाले सामान बिके ही ना, और ऐसा ना हो कि भारत एक, आप ये कह सकते हैं कि दूसरों की कठपुतली बनकर रह जाए। ऐसा करने से, ऐसा होने से बचाने के लिए हम व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे हमारे देश के उद्योग धंधे डेवलप हो गए, अब हमें ज़रूरत पड़ी प्रतिस्पर्धा की, यानी कोई आए हमसे प्रतिस्पर्धा करे, क्योंकि अब हमारे उद्योग धंधे हमारे तो अच्छे से चल पड़े हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि वो उद्योग धंधे अपने आप को अकेला ना समझे। अपने अंदर सुधार कैसे होगा, जब साथ में कंपटीशन में चलने वाला कोई होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जैसे ही मान लीजिए अब मान लीजिए कि 2000 वाले जो साल आए, 2001, 2002, 2003, या फिर उससे पहले आप देख सकते हैं कि 1995-96 के समय में बहुत ज़्यादा उदारीकरण किया गया। अब बात आती है कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का मतलब होता है कि विदेशों से जो कंपनियां चाह रही हैं कि वो भारत में जाकर व्यापार करें, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रदान करना, यानी इन व्यापार अवरोधकों को थोड़ा कम कर देना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। यानी ये टैक्स थोड़ा सा कम कर दें ताकि चाइनीज़ मोबाइल भी आकर भारत में बिक सके और आप वीवो, ओप्पो के जो स्मार्टफोन्स हैं उनका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, अदरवाइज़ तो हम कौन से फ़ोन्स चलाते रहते, जो हमारे भारत के अंदर बनते वही चलाते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि उदारीकरण का मतलब क्या हो गया, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही किसके नाम से जानी जाती है, उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। यानी बिल्कुल सही है, सरकार की स्ट्रेटेजी देखो बिल्कुल सही है। जब हमें खुद के पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता थी, हमने बाहर से आने वाले सामान को बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए, और जैसे ही हम खड़े हो गए अब हमें सस्ते सामान की ज़रूरत है, सस्ते सामान की ज़रूरत है तो बुलाओ चाइना वालों को, मंगवाओ वहां से फोन और बेचो यहाँ पर आराम से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई उदारीकरण क्या होता है। तो देखिए ये थे हमारे छोटे छोटे, देखिए बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। 7वां और 8वां प्रश्न चुटकी में हो गए, हमें पता ही नहीं चला। अब चलिए हम चलते हैं, हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए। यानी आपको ये बताना है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन समझिएगा कि एकीकरण का मतलब क्या है। एकीकरण का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सिंपल सी बात है कि आज आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहे अमेरिका में बन रहा है, चाहे यूएसए में बन रहा है, चाहे चाइना के अंदर बन रहा है, चाहे जर्मनी के अंदर बन रहा है, क्या आप आज उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगवा सकते हो क्या? आप कहेंगे बिल्कुल मंगवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी
जो है प्रोडक्ट्स हैं, कारें हैं, ठीक है, उनको आप विदेशों से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आप कहते हैं ना, कई सारी आप मूवीज़ में देखते हैं या कई सारे बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि तो इम्पोर्टेड है, यानी वहाँ से लाया गया है, ठीक है। बड़े बड़े होटल होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी जो आप ये कह सकते हैं सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ जो होती हैं, ठीक है, यानी जो इम्पोर्टेंट सामान होता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेड होता है। इम्पोर्टेड मतलब आयातित, यानी बाहर से आया है, ठीक है। तो बाहर से आया है का मतलब क्या हो गया कि हम घर बैठे आज कहीं से भी सामान मंगवा सकते हैं। भारत की बात नहीं हो रही है, ठीक है, अमेजोन वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है। हाँ, अमेजोन की अब बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी विदेशों से सामान मंगवाने की बात हो रही है, ठीक है। तो विदेशों से आज सामान आप क्यों प्राप्त कर सकते हो? क्योंकि आज सभी देश की मार्केट, जितने भी देश हैं, सभी देशों के जो बाजार हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आप अपना सामान बेच भी सकते हो, दूसरों का सामान मंगवा भी सकते हो। इसी को बोला जाता है बाजारों का एकीकरण। तो पूरे जितने भी देश हैं, विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण हो गया है। किसकी वजह से हुआ? विदेशी व्यापार की वजह से हुआ। हम विदेशी व्यापार करने लगे, मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स कहाँ पर जाकर बेचने लगे? दूसरे देशों में। दूसरे देशों वाले आके हमारे देशों में बेचने लगे। तो इसी की वजह से हमारे बाजार आपस में जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, और इसी को बोला जाता है बाजारों का एकीकरण। तो अब क्वेश्चन आता है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायक है, बताइए। तो देखिए, जर्मनी जैसे, स्विट्जरलैंड जैसे कुछ एक देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे कुछ एक देश ऐसे हैं जिनमें कोई विशेषता पाई जाती है, यानी या तो वो टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, या तो वो कोई मशीनरी बनाने में आगे होंगे, या तो पेट्रोलियम में आगे होंगे, लेकिन उसके पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं होंगी। तो वो कहाँ से खरीदेगा? दूसरे देशों से खरीदेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है, कोई ऐसा देश है, जैसे आप देखते होंगे ऐसे देश सऊदी अरब जैसे ऐसे देश जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर रेगिस्तान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है कि ये देश, ऐसे देश क्या करते हैं? पेट्रोलियम तो देंगे दूसरे देशों को, और दूसरे देशों से खाने पीने का सामान यानी खाद्यान्न वस्तुएं यहाँ पर मंगवा लेंगे। तो यही है कि कुछ हमारे पास जो था हमने वो बेचा, और दूसरों के पास जो था हमने वो खरीदा, ठीक है। तो आज की तारीख में क्या हो गया? देखिए, 9वें प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, देखते हैं। तो चलिए फिर अब हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायक है। तो समझ में आपको आ गया। अब देखिए आप आंसर क्या लिखेंगे। सिंपल सी बात है कि देखिए निम्न प्रकार सहायक है। निम्न प्रकार सहायक है मतलब इस प्रकार सहायक है, ठीक है। चलिए कौन कौन से हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि सभी देश लगभग एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो अकेला बैठा हो कि मैं अपना सामान अपने देश में बनाऊंगा, ना तो किसी से खरीदूंगा ना किसी को बेचूंगा। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है, यानी सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए तो हमारे यहाँ आएंगे लेने के लिए, और हमें कुछ चाहिए तो हम वहाँ जाएंगे लेने के लिए। ये कंसेप्ट पूरे विश्व भर में चल रहा है। प्रत्येक देश को वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात करना पड़ता है, यानी जरूरी नहीं कि आवश्यकता ही हो, हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो हम बेच सकते हैं और हम बेचते हैं। ऐसा सभी देशों के पास है, यानी हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत भी है और कोई ना कोई चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा भी है जिसे हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो हमें आयात और निर्यात दोनों की ज़रूरत होती है, और ऐसी ज़रूरत आज विश्व के सभी देशों को है, वरना तरक्की नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए तरक्की बिल्कुल आर्थिक विकास नहीं होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, विदेशी व्यापार घरेलू व्यापारियों को विदेशी बाजारों में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। विदेशी व्यापार हो रहा है, जैसे मान लीजिए भारत से कोई जहाज भर के जा रहा है, सामान का बेचने जा रहे हैं, कहाँ पर? विदेश में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो घरेलू उत्पादक है वो क्या करेगा? अपना सामान बनाएगा, जहाज में रखेगा और भेज देगा बेचने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर कोशिश क्या की गई है कि हमारे जो उत्पादक है, घरेलू उत्पादक है, वो घर में तो बेचे ही बेचे, विदेशों में भी जाकर बेचे, ठीक है। विदेशों में जाकर बेचेंगे तो हमारा सामान अच्छे से बिकेगा भी, अच्छा मूल्य भी मिलेगा,
कोई मोल भाव भी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना कि नहीं 10 रुपये बचा लो, वहाँ पर वो भी नहीं कोई कहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि विदेशी व्यापार होगा तो हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। हमारे घरेलू उत्पादकों का सामान विदेशों में बिकेगा, वो विदेश की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अगर उनके अंदर क्वालिटी है तो वो विदेशों में भी प्रतिस्पर्धा करके निखर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। दूसरे देशों वाले मोबाइल फोन्स यहाँ आ रहे हैं, चाइना वाले मोबाइल फोन आ रहे हैं, वीवो आ रहा है, ओप्पो आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। आप क्या है, आप उपभोक्ता हैं, आप क्रेता हैं, आपके सामने विकल्प है। आप सैमसंग का खरीदिए, वीवो का खरीदिए, ओप्पो का खरीदिए, कितने सारे वर्जन्स है, आईफोन खरीदिए, कोई मर्जी खरीदिए, ठीक है। तो क्रेता के समक्ष विकल्प उपस्थित हो जाते हैं। वहीं पर मान लीजिए ये फ़ोन होते ही ना तो भारत जैसा बनाता वैसा ही हमें खरीदना पड़ता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी फ़ोन आप ले सकते हो, आपके सामने विकल्प उपलब्ध हैं। अगला देखिए, दो बाजारों में एक वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पहले व्यापारी साहब होते थे चालाक। व्यापारी क्या करता था, मान लीजिए ये एक छोटा सा शहर है, ये छोटा सा शहर है, व्यापारी क्या करता, फॉर एग्जाम्पल हम जगह का मान लेते हैं, मान लीजिए आप राजस्थान के किसी शहर में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, राजस्थान के किसी एक शहर में रहते हैं और आपको कोई सामान खरीदना है। मान लीजिए 5,000 रुपये की कोई मशीन है, 5,000 रुपये की कोई मशीन है और व्यापारी कहाँ से लेकर आता है, व्यापारी मान लीजिए आप ये कह सकते हैं पश्चिम बंगाल से लेकर आए। कहाँ से लेकर आए, मान लीजिए पश्चिम बंगाल से व्यापारी कोई सामान खरीद कर लेके आया है, ठीक है। तो क्या वो आपको सस्ते में दे देगा, नहीं। वो आपको सस्ते में क्यों देगा भाई, वो तो बाहर से लेकर आया, ठीक है, इतनी दूर से लेकर आया, तो वो क्या करेगा, वो अपनी मन मर्जी के मूल्य में आपको बेचेगा। मान लीजिए यहाँ पर इसने खरीदी 5,000 रुपये की, आपको कितने रुपए में देगा, 7,000 रुपये में देगा, 7,000 रुपये में देगा। तो आपको लेना पड़ेगा 7,000 रुपये में, क्यों, क्योंकि आप उस वस्तु को लेने पश्चिम बंगाल तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में आपके सामने अवसर मौजूद है कि आप सीधा जाइए अमेजोन से ऑर्डर कीजिए, खुद चलकर वो वस्तु आएगी और 5,000 रुपये में आ जाएगी। तो सबसे अच्छा जो लाभ मिला हमें कि दो बाजारों में एक वस्तु का मूल्य समान होने लगा। ऐसा नहीं है कि कोई वहां से लाकर यहाँ पर महंगे में बेच देगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, हमारे यहाँ से वस्तु खरीदकर वहां पर जाकर यूरोप में और महंगे में बेचती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर रहकर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पर एक छोटा सा उत्पादक है, वो यूएसए के किसी बड़े उत्पादक से भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों आज हमने 9वां प्रश्न भी कर लिया, ठीक है। 9 प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है, जिसमें हमने विदेशी व्यापार को समझा, बाजारों के एकीकरण को समझा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है वैश्वीकरण का, लेकिन वैश्वीकरण एक बड़ा टॉपिक है तो इसको हम हमारी अगली क्लास में सीखेंगे। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ होते हैं, उसके सकारात्मक प्रभाव, उसके नकारात्मक प्रभाव, सारा कुछ हम देखेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।